हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज हम क्लास 4 साइंस ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 6 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी आज हम ये करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस, वो सारे आज हम डील करेंगे। मतलब ऑल टुगेदर 20 क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा थियोरी है, वो थियोरी को देखते हुए। ओके, सो लेट अस बिगिन। आप ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। मैनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी टू अपलोड द वीडियो. Now I got the time to record the video and to upload it, so I'm here. Let us start. The chapter name is force, work and energy. इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? Types of forces, work and simple machine, sources and forms of energy. क्या होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? What is force? Force क्या है? Push और pull. ये फोर्स है। फोर्स बॉडी को मूव करा सकता है, या अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कर सकता है, या उसके शेप में और साइज में चेंजेस ला सकता है, ठीक है। टाइप्स में होते फोर्सेस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। फोर्सेस में आपके टाइप्स होते हैं मस्क्यूलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स। देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या है? इलास्टिक फोर्स कि फोर्स अराइजेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग। इलास्टिक का जो फोर्स होता है, जैसे रबर बैंड का जो फोर्स होता है ना, वो स्ट्रेचिंग से अराइज होता है, तो उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को जो रेसिस्ट करती है जो फोर्स, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। मस्क्यूलर फोर्स क्या है? जो हम अपने मसल्स का यूज़ करके करते हैं, वो मस्क्यूलर फोर्स हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो फोर्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होती है ना, अर्थ जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी ऊपर जाती हो या नीचे आती हो, उस पर जो एक फोर्स जो काम करता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम मुड़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। वर्क is done when force is applied on an object and that object moves. वर्क डन हम कब कहते हैं? कि जब फोर्स अप्लाई किया गया हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही वर्क डन है। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। साइंटिफिकली वो वर्क डन नहीं है, ओके। अब मशीन क्या है? मशीन कोई एक टूल है, एक डिवाइस है, जो कि हमें लेसर फोर्स लगा करके हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हम मशीन कहते हैं। ये देखो कुछ सिंपल मशीन्स बताए गए, कैसे सीसॉ, बॉटल ओपनर, सीजर्स, व्हील बैरो। इससे क्या होता है? इससे हम कट कर सकते हैं, इससे हम ढक्कन को खोल सकते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्हील बैरो से हम सामान कैरी कर सकते हैं, वी कैन कैरी आर लोड्स, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारी कैपेसिटी है जिससे हम काम कर पाते हैं। एनर्जी में भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड मैनी एनर्जीज आर देयर। सोलार एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है ना, टाइडल एनर्जी, जो वाटर की एनर्जी है वो टाइडल एनर्जी। ये सारे एनर्जीज़ के यूज़ हैं हमारी लाइफ में। और एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? यहाँ पर देखिए, आपके पास एग्जांपल है। व्हेन अ फैन रोटेट्स, अगर एक फ़ैन रोटेट्स करता है तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है एंड द फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग। व्हेन द वाटर फॉल्स, जब वाटर फॉल होता है डैम से और इस पर टरबाइन पर, तो वो काइनेटिक जो एनर्जी होती है वाटर फॉलिंग की, काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। सो दैट इज how the energy changes from one form to another form. Now let us see practice question. Question number 1, select the odd one out. The options are seesaw, slide, crowbar, scissors. Here you can clearly see that slide is an inclined plane, whereas seesaw, crowbar and scissors are levers. So which option will choose over here? We will choose option B, slide. Now see question number 2. The given picture represents the dash force. This picture, which force does it represent?
Which force do you think? Here option B is correct, gravitational force. Gravity is the force that pulls the object towards earth. An apple that has broken from the branch that is falling towards the earth instead of going upward or sideways, due to what? Due to the gravitational pull. Now let us see the third one. The third is question number 3. डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. अच्छा, जिसमें इसमें से कौन सा हमारा व्हील और एक्सेल का एग्जाम्पल है? जिसमें व्हील है और एक्सेल यानी एक छोटी सी रॉड होती है, मेटल रॉड, जिससे ना व्हील को रोटेट करने में आसानी होती है, उसको एक्सेल कहा जाता है. तो ये आपको किस ऑप्शन में लगता है कि मौजूद है? ये हमारे स्टीयरिंग व्हील में है. जो हमारी कार की या कोई भी व्हीकल्स की जो व्हील होती है उसमें भी होता है, जिससे जो टायर है वो अच्छे से मूव कर पाता, व्हील जो है वो अच्छे से मूव कर पाता ड्यू टू एक्सेल के प्रेजेंस होने से. तो इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 इज to reduce the force on a carom board, talcum powder is applied. The force X is the dash force. The X force is the dash force. कौन सा फोर्स है वहाँ पर? अगर हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड पे, क्या करने के लिए? एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको रिड्यूस करने के लिए. तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा वो हमें बताना है. क्या है? अप्लाइड बाय हैंड ऑन स्पॉन्ज बॉल, या दैट मेक्स इट रफ टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, दैट पुल्स डाउन ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ, और दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग. ये होगा डी वाला. यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात होती है. फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो हमें जब हम चल रहे होते तो हमें गिरने, हमें स्लिप करने नहीं देता है. जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी वहीं पर हम लोग स्लिप कर जाते हैं. तो और ये टैल्कम पाउडर भी यूज़ किया जाता है कैरम बोर्ड में, इसलिए कि ये फ्रिक्शन ज़्यादा ना रहे, कम हो जाए, और जो गोटियाँ हैं कैरम की वो स्लिप करके सीधा चली जाए, गोल हो जाए, इसलिए. और चलो अब इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. ठीक है, तो चलिए अब हम मुड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. Now look at question number 5. Study the given figure carefully. It will be toughest to lift the rock when the force is applied at X, while it will be easiest to do the same thing when the force is applied at Y. Now select the correct options regarding X and Y. देखो क्वेश्चन यहाँ कितना इजी है कि कहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो इजी हो जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, और कहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम ऑब्जेक्ट को उठा सकें. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द मोर द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, ईजियर इट इज़ टू लिफ्ट द लोड. अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ईजी होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा. तो एक्स में क्या होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए ए और वाई में होना चाहिए डी. ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. इफ़ देर इज़ सम अनवांटेड नॉइज इन द वीडियो प्लीज़ अवॉइड इट बिकॉज देर इज़ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, इसलिए ये सारी आवाज़ें आ रही हैं. Now see question number 6. When a mixture grinder is switched on, dash energy changes to dash and dash energy. Oh, क्या होता है जब मिक्सचर ग्राइंडर को हम रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, तो क्या हो जाता है? स्विच ऑन होती है और ब्लेड रोटेट होने लगता है. जब ब्लेड रोटेट होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना. जब मोटर स्टार्ट हो जाती है एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मूवमेंट हो रही है और साथ ही साथ साउंड भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है साफ साफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Question 7 is select the correct
स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स क्या क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बिल्कुल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक और साउंड एनर्जी में चेंज किया गया है, तो एनर्जी को चेंज किया जा सकता है वन फॉर्म और अनदर फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मोशन वाली एनर्जी नहीं होती, मोशन वाली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है यहाँ पर, तो ए और बी सही है। ए और बी सही किस में है? डी में हमारा है बोथ ए एंड बी, तो हम डी को सेलेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड बी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो पोजीशन की वजह से होती है, मोशन की वजह से नहीं, मोशन की वजह से होगी काइनेटिक एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, नविका थ्रू अ पेबल डायरेक्टली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। नविका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही है और उसने एक स्टोन लिया, एक छोटा सा स्टोन लिया जिसे हम पेबल भी कहते हैं, वो ऊपर की तरफ फेंक रही है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे वो हमें देखने हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ग्रेविटी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पेबल अंटिल इट रीचेज इट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं, ग्रेविटी का तो इफेक्ट होता ही है। ग्रेविटी विल एक्ट ऑन द पेबल वाइल इट इज़ गोइंग अप एज वेल एज इट इज़ फॉलिंग डाउन, बिल्कुल सही। जो ग्रेविटी पुल जो है वो पेबल के ऊपर जाते वक्त भी और नीचे आते वक्त भी दोनों ही कंडीशन में उस पर एक्ट करेगी, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही है। बी, gravity is a force that pulls everything towards the earth. It will act on the pebble both while it is going up and also when it is falling down. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ टॉय कार इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट y ऑफ द रैम्प। ये रैम्प है, इस रैम्प पे y पोजीशन पॉइंट से ये रैम्प है, इस रैम्प से y पोजीशन से कार को अगर रिलीव किया गया हो टुवर्ड्स द पॉइंट x, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग द कार टुवर्ड्स पॉइंट x। इसमें कौन सा फोर्स होगा? अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ आती है ना, या ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इसमें क्या है, दो ही फोर्स का यूज़ होता है। इसमें मस्कुलर फोर्स तो है नहीं क्योंकि हाथ से कुछ कर नहीं रहा है, और इलास्टिसिटी का भी कुछ काम नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन ए 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। Question 10 is, a ball kept on the table falls down from the top and hit the floor with a loud noise. Which of the following shows the energy conversion that has taken place? अच्छा, बॉल कहाँ थी? बॉल वॉज केप्ट, यानी बॉल एक चुपचाप से एक पोजीशन पे थी, तो बॉल के अंदर कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी था। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब गिरने लगती है यानी कि मोशन में आ गई, तो मोशन में आ गई तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, और काइनेटिक एनर्जी, और जब बॉल आप पे फॉल करती है ज़मीन पे तो साउंड इज़ क्रिएटेड, तो साउंड एनर्जी वहाँ पर आ गई, यानी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से साउंड। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें बता रहा है कि ऑप्शन सी हमें बता रहा है कि पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से साउंड आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी 10 के लिए सही होगा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 number is, which of the following machines are the same type of machine used as bottle opener? अच्छा, bottle opener किसका एग्जाम्पल है? बॉटल ओपनर एक एग्जाम्पल है लीवर का। तो बॉटल ओपनर की तरह और क्या क्या है? बॉटल ओपनर की तरह क्या क्या है उसमें? ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए हुए हैं? सीसॉ दिया हुआ है, सीजर है ना, ये दोनों तो एग्जाम्पल्स हैं ही लीवर के।
और स्क्रू क्या है? स्क्रू एक इंक्लाइंड प्लेन है दैट इज रैप्ड अराउंड अ रॉड। और एस क्या है? एस है डोर नॉब। डोर नॉब क्या होता है? डोर नॉब में होती है व्हील और एक्सेल होती है जिससे वो घूमता है, व्हील और एक्सेल। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्यू एंड आर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्यू और आर हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में, है ना। तो हम बी को सेलेक्ट कर लेते हैं, टिक कर देते हैं। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सीसॉ एंड सीजर दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर एज बॉटल ओपनर, क्योंकि बॉटल ओपनर भी एक एग्जाम्पल है लीवर का ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। Question 12 is Sangeeta poured 100 ml of boiling water into 4 containers of similar size and the material from one to another in the order of A, B, C as shown here. Which container have highest and lowest temperature respectively? अच्छा, highest temperature किस में होगा और lowest temperature किस में होगा? ये एग्जाम्पल किस तरह का क्वेश्चन है पता है? ये एग्जाम्पल वैसा ही है जैसे कि ना मम्मी ने चाय बनाया है, हाँ, या फिर अगर आप चाय बनाना सीख रहे हैं तो आपने चाय बनाई है और जब हम चाय सर्व करने लगते हैं, हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, 10 लोग आए हुए हैं, हमने चाय सर्व करनी शुरू की, एक के बाद एक के बाद एक हमने सर्व की। जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं ना तो चाय हमारी ठंडी हो चुकी होती है, और जब हम पहले वाले को देते हैं ना तो चाय हमारी एकदम गर्म रहती है। ये वही वाला क्वेश्चन है कि संगीता अगर 100 ml बॉइलिंग वाटर को 4 कंटेनर में डालेगी तो पहला वाला सबसे गर्म होगा, और जब वो लास्ट तक पहुंचेगी तो उसकी हीट कम होती जाएगी। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ए से लेके डी तक होना चाहिए, ए एंड डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर है ए एंड डी, ए एंड डी। तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, ये ए एंड डी, सॉरी नॉट ऑप्शन डी, कहाँ चला गया रे, ऑप्शन ए एंड डी है ना, तो ए एंड डी तो हमारा ऑप्शन सी है, तो हम यहाँ सी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन 13 इज एज अयान इज पुशिंग अ कार्टन अप अ रैम्प। वो रैम्प पे ना कार्टन को ऊपर चढ़ा रहा है, ठीक है। कार्टन क्या होता है? एक कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है ना, उसे कार्टन कहते हैं, कार्टून भी कहते हैं लोग। और द डैश एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट अयान हैज़ ईटन चेंजेस इनटू डैश एनर्जी टू द कार्टन। और ये बाबा, अयान ने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद कौन सी एनर्जी होती है? किस एनर्जी में? खाना खाने के बाद हमारे पेट में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी है, और वो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो काइनेटिक एनर्जी ही इज़ यूजिंग to lift up the carton, and when the carton reaches the deck of the lorry, this energy is stored in the carton as dash energy, as the potential energy, because now it will be kept in one position as it is reached. However, some of the energy from ayan is changed into dash and dash energy. As what is happening now, the heat energy is also produced. When we are doing some kind of work, our body gets heated because, and then we have sweat, so heat energy is produced, and when the work is being done by pulling or pushing, some little sound is also created. So here heat and sound energy will also be created. So option number C will be correct over here, because the kinetic energy that during the digestion of food, the kinetic chemical energy was there, then kinetic energy, after from kinetic potential energy, then heat and sound will be created. Option number C is the correct one. Which of the following is correct about the girls moving the sack bag as shown in the given diagrams? ये देखिए कौन सा वाला करेक्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। गर्ल A has to work more against the friction. Girl B does not have to work against friction. Third, the wheels of the trolley have reduced the friction. इसमें कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है ये हमें बताना है। इसमें क्या कहा गया है?
गर्ल ए हैज़ टू वर्क मोर अगेंस्ट फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, इसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे ही उसको घसीट रही है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है उसमें। गर्ल बी डज नॉट हैव टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्या गर्ल बी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काम नहीं करना है बिल्कुल भी, फ्रिक्शन तो वहाँ भी है कम और ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? थर्ड है कि द व्हील ऑफ द ट्रॉली हैव रिड्यूस्ड, हाँ जो ट्रॉली की जो व्हील्स है उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कम कर दिया, ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया, रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए और सी, 1 और 3 ये दोनों करेक्ट है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? हम सी नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो 14 का सी वाला करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 ओनली। यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल भी फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है कि थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं है तो फिर वो करेक्ट नहीं हो सकता ना स्टेटमेंट, इसीलिए हम सेकेंड नंबर को छोड़ करके सिर्फ 1 और 3 पे ही फोकस करेंगे कि 1 और 3 इज़ द करेक्ट वन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। What does question number 15 says? Myra wants to find out whether the length of a ramp affect the force needed to move a wooden block up the ramp. She set up the given experiment. What should she keep the same? इसमें उसे क्या चीज़ को सेम रखना होगा ये जानना है। मायरा क्या कर रही है? मायरा फाइंड आउट करना चाहती है लेंथ ऑफ द रैम्प इफेक्ट्स द फोर्स नीडेड टू मूव द वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है उसको मूव करने के लिए रैम्प का कितना लेंथ होना चाहिए उसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। इसने एक्सपेरिमेंट लगाया है तो यहाँ पर उसे किस चीज़ को सेम रखना होगा, तो उसे क्या सेम रखना होगा? अगर वो फाइंड आउट करना चाहती है तो उसे ये देखना होगा कि हाइट दोनों भी रैम्प का जो हाइट है वो सेम रहे। द हाइट ऑफ बोथ द रैम्प्स क्या सेम रखना चाहिए? हाइट ऑफ बोथ द रैम्प्स शुड बी सेम। 19 and 20 सॉरी 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ बॉल वॉज रिलीज्ड ऑन अ कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस पे बॉल को रिलीज किया गया जैसे कि दिखाया गया हमें पिक्चर पे। As the ball moved, its kinetic energy was calculated and plotted on the graph as shown. Which point on the graph shows the kinetic energy of the ball when it has the lowest point of the slope for the first time? आप इसके ग्राफ में देख करके ही आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ the kinetic energy of an object is what is the energy that it possesses due to its motion. मोशन की वजह से होता है वो, है ना। एंड व्हेन द बॉल बेयरिंग कम्स एट द लोवेस्ट पॉइंट, जब वो एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पहला लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? W। यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है। और जब वो नीचे आएगा, व्हेन इट विल मूव फर्दर, व्हाट विल हैपन? इट विल हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय विच इट कैन मूव फर्दर अप द स्लोप। उससे क्या होगा? इतनी एनर्जी रहेगी कि वो फिर से ऊपर उठ सकता है। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय W इन द ग्राफ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन ए, लेट मी सेलेक्ट इट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Set up an experiment as shown in the given diagram. The diagram shows 5 identical balls being suspended on a rod by string of different length. Ravi then cut all the strings at the same time and the ball were allowed to fall freely on the ground. Which of these statement holds true for this experiment? तो इसमें से कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही होगी? ऑप्शन ए देखिए, बॉल बी हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। बी ऑप्शन है बॉल ए हैड मोर पोटेंशियल एनर्जी देन बॉल बी एट द स्टार्ट। सी बॉल डी हैड द हाइएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी है बॉल ए एंड ई हैड द डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट। देखिए आप इसको, जो बॉल बी है उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है।
The potential energy increases with increase in the height of the earth's surface, and ball B has the maximum potential energy being stored at the maximum height as compared to other balls, बाकी के जो balls हैं. Therefore, when the ball B will fall on the ground, it will have the greatest impact. A का ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, B का ज़्यादा है, ये तो गलत है हमारा. D का ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट अर्थ से मतलब ग्राउंड से उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि बी की होगी. बी की सबसे ज़्यादा हाइट होगी, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी उसी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है. लेट मी चूज ऑप्शन ए, बॉल बी, ऑप्शन ए. बॉल बी हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. is here. Yes, question number 18 क्या है? If 4 similar cars carrying different number of peoples were to travel down the same slope, which car will travel faster down the slope? अगर 4 सिमिलर कार हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल ले जा रही, एक में एक आदमी है, एक में 2 आदमी बैठा हुआ है, और सी ऑप्शन में 3 लोग बैठे हुए हैं, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज, तो कौन सी वाली कार स्लोप में सबसे फास्ट चलेगी? यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर? आपको क्या लगता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द कार किस पे डिपेंड करेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि वहाँ पर स्लोप है. एंड ये जो मास है कार की उसके ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है. तो जो कार ट्रैवल कर रही है जब वो स्लोप पे जाएगी तो वो सेम टाइम पे पहुँचेगी, तो कोई भी यहाँ पे फास्टर नहीं होगा. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज. क्या होगा? नन ऑफ दीज, डी नंबर. नाउ सी नंबर 19. नंबर 19 इज सेलेक्ट द सेटअप इन विच द प्लैंक विल नॉट मूव एट ऑल बट मे ब्रेक. लेट द फल्क्रम नॉट बी फिक्स्ड परमानेंटली ऑन द प्लैंक. अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन से वाले सेटअप में क्या हो जाएगा? प्लैंक है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. तो ये किस में होने वाला है? अगर आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसमें ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, मतलब नीचे लग रहा है x और ऊपर लग रहा है 2x. यहाँ 2x लगा रहा है, यहाँ x लगा रहा है. लेकिन ऑप्शन डी को आप देखिए कि दोनों ही तरफ से x वाला फोर्स लग रहा है, और ये देखिए ये जो पॉइंटेड वाला जो पार्ट है ना, ये फल्क्रम यहाँ पर लगा हुआ है. तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली जब हम दोनों तरफ से उसको दबाएंगे तो वो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक. सो ऑप्शन डी हैज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. इन ऑप्शन डी what is happening, the plank may not move at all due to equal downward force on opposite side. equal force है और दोनों ही downward position में है, and if the force on both the sides equally exceeds the bearing limit of the plank, then the plank may break at the point of fulcrum. ये जो plank यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा? फिर वो move कर जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना? वो टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि इक्वल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और उसकी बियरिंग लिमिट के पार जब चला जाएगा तो फिर तो उसको टूटना ही है. चलिए अब लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20 हमारा ये है. Rohan flicked travel by the coin on different surface in one stroke is tabulated as x पे कितना है? 4 सेंटीमीटर, y पे 8 सेंटीमीटर और z 12 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट. अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. क्या बता रहा है? ऑप्शन ए क्या कहता है? x could be glass and z could be cardboard. x ग्लास हो सकता है और z कार्डबोर्ड हो सकता है. B y could be cardboard and z could be polished plain mirror surfaced.
X could be laminated plastic sheet and Y could be sandpaper. X could be marble floor and Z could be jute mat. अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, द सर्फेस ऑन विच द कॉइन कवर द मोस्ट डिस्टेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसमें फ्रिक्शन सबसे कम है, इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है ना। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगी, जो है पॉलिश्ड प्लेन मिरर सरफेस है उसकी फ्रिक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो। बी में हमें क्या लिखा हुआ है, Y could be a cardboard and Z could be a polished plain mirror surface. Z जूट मैट नहीं होगा, कार्डबोर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शंस होती हैं। जूट मैट में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, वो उतना मूव कर ही नहीं सकता, उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो Z ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब Z का फ्रिक्शन सबसे कम था। सबसे कम वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन हमारा बी। तो चलिए हम बी को टिक कर लेते हैं। Y could be cardboard and Z could be polished plain mirror surface। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 के लिए बहुत बच्चे परेशान थे। आई हैव अपलोडेड इट, नाउ नेक्स्ट चैप्टर आई विल अपलोड विच विल बी आवर एनवायरनमेंट मैं अपलोड कर दूँगी। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, और प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिए। ऑल द बेस्ट।